हेलो फ्रेंड्स। हम लोग मोशन पढ़ रहे थे। हमने मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर क्वेश्चंस डिस्कस किए और उसके बाद हम उस चैप्टर को बंद करके आगे बढ़ गए। मैंने कहा था एक पर्टिकुलर पार्ट है ग्राफ्स से रिलेटेड इस चैप्टर का जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो मैं अभी उसी पार्ट को लूंगा। उससे पहले हम ग्राफ क्या होता है, ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्टडी करेंगे। तो फंक्शन एंड ग्राफ्स नाम से एक चैप्टर या छोटा सा एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं मोशन वाले टॉपिक्स को कवर करूंगा, मोशन के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो अभी हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड ग्राफ। फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, या फंक्शन क्या होता है, कोई एक फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है कि एक मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन between an independent and a dependent quantity। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये तो हो गई अंग्रेजी। इसका मतलब क्या है, हम यहां कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंट क्वांटिटी? देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं एक चीज बता देता हूं। ये जो फंक्शन है इसका ही मैथमेटिक्स में काफी बड़ी डेफिनेशन है। ये काफी बड़ा सा चैप्टर है आपके मैथ्स में जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, और अभी मैं फिजिक्स में इसको बहुत ही शॉर्टकट में पढ़ा के काम चला रहा हूं। मैथ्स में फंक्शन पढ़ने के पहले सेट्स पढ़ना पड़ता है, रिलेशंस पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फंक्शंस पे आते हैं। मैं यहां डायरेक्टली फंक्शंस बता रहा हूं, शॉर्ट में बताऊंगा जिससे हम ग्राफ को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन कहते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, और डिपेंडेंट का मतलब वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। बेसिकली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल है, जरूरी नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे फंक्शन को हम y इज इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ x का इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? y इज इक्वल टू f ऑफ x या y इज इक्वल टू सिंपली fx। y इज इक्वल टू fx ये एक फंक्शन बताता है। ये बताता है कि y एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो x पर डिपेंड करती है। x पे कैसे डिपेंड करती है उसको आपका ये f रिप्रेजेंट करेगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। हर बार जरूरी नहीं है f से रिप्रेजेंट करो, y इज इक्वल टू जी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या y इज इक्वल टू एच एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम फंक्शन को और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, बट कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू जी एक्स, वाई इज इक्वल टू एच एक्स। ये जनरली हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फंक्शन में x एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब समझिए। देखिए, मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो दो क्वांटिटीज के बीच में हमेशा अक्सर आपको मिल जाएगा, हमेशा नहीं,
अक्सर आपको दो क्वांटिटीज के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन मिल जाएगा। लेट्स से एक क्वांटिटी है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करता हूं, तो रेनफॉल, और दूसरी क्वांटिटी है क्रॉप्स प्रोडक्शन। हमें मालूम है कि जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उसके ऊपर क्रॉप्स का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अगर रेनफॉल ना हो तो क्रॉप्स ना के बराबर उगेंगे, रेनफॉल अगर बढ़ाते जाओगे तो क्रॉप्स शुरुआत में ज्यादा होंगे और एक लिमिट से ज्यादा रेनफॉल हो जाए तो क्रॉप्स फिर कम होते जाएंगे। ये रिलेशन हम जानते हैं। इनको हमको पता है ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, बट क्या आप बता सकते हो रेनफॉल और क्रॉप्स में से कौन सा दूसरे पर डिपेंड करता है? क्या आप ये कह सकते हो कि क्रॉप्स ज्यादा होंगे तो रेनफॉल ज्यादा होगा? ऐसा नहीं कह सकते। क्रॉप्स पर रेनफॉल डिपेंड नहीं करता, बट रेनफॉल पे क्रॉप्स डिपेंड करते हैं। तो इसलिए रेनफॉल जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और क्रॉप्स एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। इस तरीके से हम एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी का फर्क समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके मोशन चैप्टर में पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हम बात कर रहे थे वेलोसिटी के बारे में। अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी मिल सकती है आपके पार्टिकल को, आपके ऑब्जेक्ट को। एक ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर आपको मैं मैथमेटिकल रिलेशन बता दूं तो टाइम और वेलोसिटी में से कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट? बिल्कुल सही पहचाना आपने। टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है इसके ऊपर टाइम का वेरिएशन डिपेंड नहीं करेगा। टाइम अपनी स्पीड से बढ़ता जाएगा, टाइम अपनी रेट से चलता रहेगा। उस टाइम के ऊपर आप बता सकते हो हाँ इस टाइम के ऊपर वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है, मतलब अलग अलग टाइम पे हमें हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी मिलेगी। तो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू quantities, one dependent and one independent, is called a function. ये फंक्शन कई तरीके के आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। y is equal to x square is an example of function. In this example, y depends on x. अगर मैं इनके बीच में टेबल बनाऊं, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो इधर x है, इधर y है। अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 डाल दूं तो y की वैल्यू 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 डाल दूं तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नंबर से डालो, आप नेगेटिव भी डाल सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू -4 डाल दूं तब भी y की वैल्यू x स्क्वायर मतलब 16 आएगा, पॉजिटिव आएगा। जरूरी नहीं इंटीजर ही डालो, आप फ्रैक्शन भी डाल सकते हो। x की वैल्यू अगर 1/2 है तो y की वैल्यू 1/4 हो सकती है। x की वैल्यू अगर 0.1 है तो y की वैल्यू 0.01 हो सकती है। तो ये आपके पास एक रिलेशन है बिटवीन y एंड x। अगर इसमें मैं y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट बोलूं तो मैं इसको फंक्शन कह सकता हूं। अब आप बोलोगे सर अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो मैं x इज इक्वल टू रूट वाई भी तो बोल सकता हूं। बिल्कुल बोल सकता हूं। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि यहां पर y x पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर x y पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर y, मान लेते हैं ये रिलेशन आपके क्रॉप्स और रेनफॉल के बीच में, तो आप हमेशा एक मैथमेटिकल रिलेशन को उल्टा लिख सकते हैं। बट इट डजंट मीन कि आपके मैथमेटिकल रिलेशन को उल्टा लिखने की वजह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू रूट वाई मैथमेटिकली सही है, बट इसका मतलब ये कभी नहीं है कि x, यहां से अगर आपने इसको डिराइव किया है तो x डिपेंडेंट हो जाएगा और y इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है और कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, ये आपको मैथमेटिकल रिलेशन से नहीं मिलेगा, ये आपको फिजिकल वर्ल्ड में रिलेशनशिप ढूंढने से मिलेगा। तो
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरे पास एक फंक्शन का एग्जाम्पल था। ऐसे कई तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। अब इस फंक्शन को समझने का एक और तरीका ये हो सकता है, ये तो हो गया प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिटिकल तरीका। एक और तरीका ऐसा हो सकता है फंक्शन को समझने का कि आप फंक्शन को एक ब्लैक बॉक्स मान लो। ब्लैक बॉक्स का मतलब मैं यहाँ क्या बात बोलना चाह रहा हूं, ये एक ऐसा जादू वाला डब्बा है जिसके अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है, इसका नाम है फंक्शन एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स इसका नाम। क्या होता है, आप इसमें एक क्वांटिटी इनपुट करते हो। इनपुट कौन सी क्वांटिटी होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इनपुट हुआ आपका x और यहां से आउटपुट निकलता है आपके पास y। कहने का मतलब ये है, ये एक मैथमेटिकल डब्बा है जिसके अंदर आप एक क्वांटिटी को इनपुट करोगे तो दूसरी क्वांटिटी आउटपुट होकर मिलेगी। ये जो आउटपुट है ये डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या डाला गया था उस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस डब्बे का नाम y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दूं, ऐसे में मैं यहाँ पे x इनपुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर आउटपुट में मिलेगा। तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। इस x और y के बीच में मुझे यही रिलेशन मिलेगा। x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की यही करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेंगी, इसलिए मैं दोबारा से टेबल यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा। आपका ये फंक्शन और भी हो सकता है, हर बार जरूरी नहीं है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही हो। आपका ब्लैक बॉक्स एक ऐसा फंक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसमें अगर आप x इनपुट करोगे आउटपुट क्या मिलेगा? y की वैल्यू 2x माइनस 3 होगी। इसमें अगर आप टेबल बनाने जाओ y और x के बीच में रिलेशन के लिए, एक मैथमेटिकल रिलेशन भी बता सकते हो, टेबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट टेबल से क्या है, सिर्फ कुछ वैल्यूज मिलेंगी, मैथमेटिकल रिलेशन से सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो ऐसे में हम यहां पर x को इनपुट रखते हैं, y को आउटपुट रखते हैं। अगर मैं x को यहां 0 डाल दूंगा, यहां इनपुट मैंने 0 किया तो y में मुझे क्या मिलेगा? -3। x को अगर मैं 1 डाल दूंगा तो y में क्या मिलेगा? यहां से देख लीजिए, 2 इंटू 1 2 -3 इज -1। x को 2 डाल दूंगा तो y मिल जाएगा 2 इंटू 2 4 -3 इज 1। x को अगर 3 डाल दूंगा तो सिमिलरली मुझे 3 मिल जाएगा। इस तरीके से अलग अलग इनपुट डाल सकते हो, जरूरी नहीं है 0 1 2 3 डालो, आप √2 डाल सकते हो। क्या हो जाएगा? 2 √2 -3 मिलेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो y और x के बीच में हमें ये मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा है ये डब्बा, इसका नाम है फंक्शन। यहां पर आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो कितना हो गया? 2x माइनस 3। तो अलग अलग फंक्शन हम देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो वैसे तो फंक्शन 5 टाइप के होते हैं ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो, बट उसमें भी हम अभी सिर्फ 4 ही टाइप के फंक्शन के बारे में कुछ बात करेंगे, वो भी पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधा अधूरा पढ़ेंगे। तो फंक्शन के जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन। पहला टाइप क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। आपने मैथ्स में टॉपिक पढ़ा होगा या मैथ्स का एक सेक्शन जानते होगे आप जिसका नाम आप बोलते होगे अलजेब्रा। ये वही अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ये किस टाइप के फंक्शंस होते हैं? इनका टाइप होता है जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3, या फिर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस √x, या फिर y इज इक्वल टू सिंपली x, या y इज इक्वल टू 2x टू पावर 4 माइनस √x प्लस 1 बाय x माइनस 3 अपॉन √x। ये जो टाइप है फंक्शन का, इसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा क्या टाइप है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
तो इन सभी फंक्शंस में अगर आप गौर से देखो तो एक चीज कॉमन है, क्या? जैसे यहां एक्स स्क्वायर है, यहां आप देख सकते हो दो चीजें हैं, एक एक्स और एक 2। एक्स वेरिएबल है और ये 2 कांस्टेंट है। तो मतलब क्या हुआ, आपका बेस जो है वो वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो। जैसे यहां पर बेस x है और पावर 2 है, पावर इज कांस्टेंट, बेस इज वेरिएबल। यहां देखिए बेस इज x, पावर इज 3, बेस इज कांस्टेंट, पावर इज वेरिएबल। आप बोलोगे सर यहां तो बेस है ही नहीं ना पावर है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, -3 इंटू एक्स पावर 0 देख सकते हो कि नहीं देख सकते? ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, बेस कांस्टेंट, सर बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन। यहां देखते हैं y इज इक्वल टू 2x, यहां तो पावर ही नहीं है, बिल्कुल है, x टू पावर 1 है। तो आप देख सकते हो कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, क्योंकि बेस वेरिएबल है, पावर 1 कांस्टेंट है। +3 के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको +3 इंटू एक्स पावर 0 कह सकते हैं। यहां रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, रूट एक्स का मतलब हो गया x टू पावर 1/2। फिर से आप देख सकते हो बेस कांस्टेंट है और पावर, सॉरी बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू x, सबसे सिंपल। अगला y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू पावर 4, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू पावर 4। ये क्या हुआ, इसमें बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है 4, माइनस रूट एक्स, इसको हम एक्स टू पावर हाफ लिख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, ये हो गया एक्स टू पावर 1/2, प्लस 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू पावर -1। फिर देख सकते हो बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, -3 टाइम्स 3 अपॉन रूट एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू एक्स टू पावर -हाफ। फिर से देख सकते हो बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। तो ऐसे फंक्शंस या ऐसे चीजों के कॉम्बिनेशन जिसमें हर जगह बेस ही वो चीज हो जो वेरी करे, पावर कभी वेरी ना करे, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। दूसरे टाइप का फंक्शन होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल हो सकता है y इज इक्वल टू 2 टू पावर x, या फिर y इज इक्वल टू 3 टू पावर x, या फिर y इज इक्वल टू पाई टू पावर x, या y इज इक्वल टू e टू पावर x। ये एग्जांपल्स हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन सब जगह पे आप क्या देख सकते हो, इन सारी जगहों पे आप नोट कर सकते हो कि आपका जो बेस है वो कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें एक चीज और देखेंगे आप, यहां तक सब समझ में आया था, 2 टू पावर एक्स समझ में आया, 3 टू पावर एक्स समझ में आया, पाई टू पावर एक्स भी समझ में आया। ये ई क्या है? तो ई वैसे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हो सकती है, बट मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। ई को हम बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट। ये आपका एक इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल का मतलब डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स होंगे आपके पास। तो ये आपके पास एक इरैशनल नंबर है। इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इरैशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू तो बता नहीं पाऊंगा मैं, 2.718 समथिंग समथिंग होती है। जैसे पाई आपका इरैशनल नंबर है, पाई की वैल्यू 3.1415 समथिंग समथिंग होती है।
वैसे ही ई की वैल्यू 2.718, आगे समथिंग समथिंग कुछ होता होगा डिजिट, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2.718 या 2.72 याद हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जाम्पल है जिसमें बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। मैंने यहाँ e टू पावर x के बारे में इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर हो जाएगा आगे जाके, अभी आपको शायद उतना यूज ना हो, बट आगे की क्लासेस में आपको e की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बस मेंशन कर दिया है कि e क्या होता है। e इज नथिंग बट अ यूलर्स कांस्टेंट, नथिंग बट अ कांस्टेंट जो कि इरेशनल है, इसका नाम यूलर्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होती है। तीसरा टाइप ऑफ फंक्शन है आपका लॉगरिदमिक फंक्शन। इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, इसलिए इस पे बेस्ड या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा और आपके इस बुक्स में भी ये चीज नहीं है। इसके बारे में आपसे बात की जाएगी मैथ्स के चैप्टर्स में अबाउट लॉगरिदमिक फंक्शंस। तो एक टाइप होता है ये लॉगरिदमिक फंक्शन जो हमको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में मैथ्स में आपको पढ़ना है। फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आप अभी तक नहीं जानते, आप अभी तक मैथ्स में इसको नहीं पढ़े हो, पर फिजिक्स में हमें इसकी जरूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली है, शायद इसी चैप्टर में पड़ जाएगी, थोड़ी बहुत जरूरत, ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत जरूरत हमें इसी चैप्टर में पड़ जाएगी। इसलिए मैं बस यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम मेंशन कर दे रहा हूं और उसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूं। ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दे आर रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं ये 90 डिग्री है और ये एंगल लेट्स से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ थीटा। मान लेते हैं ये ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री है और ये वाला एंगल थीटा है। तो यहां पर इसकी साइड्स के कुछ नाम दे देते हैं। इस साइड का नाम तो पहले से पता है, हाइपोटेनियस। इसका नाम मैं बोल रहा हूं एंगल के एडजेसेंट साइड है, इसको हमने एडजेसेंट नाम दे दिया। इसको हमने अपोजिट साइड का नाम दे दिया। अब ये जो एडजेसेंट साइड है इसको हम बेस भी कह सकते हैं और अपोजिट को हाइट भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा इस एंगल को मानने के बजाय इस एंगल को मान लेते तो ये आपका एडजेसेंट होता, यही आपका बेस होता, ये आपका अपोजिट होता और इसी को हम हाइट बोलते। अपोजिट या हाइट का मतलब हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मत करना इस चीज को। अपोजिट या हाइट का मतलब मैं यहां ले रहा हूं एंगल के अपोजिट वाला साइड, अपोजिट वाले साइड को ही हाइट बोलूंगा मैं। अगर मैंने एंगल ये वाला चूज किया है तो इसको हाइट कहूंगा, एंगल ये वाला चूज किया तो इसको हाइट कहूंगा, एंगल ये वाला चूज किया है तो ये वाला साइड बेस कहूंगा, तो इस एंगल को चूज करने पर इस साइड को बेस कहूंगा। तो ये हमने ट्रायंगल के तीनों साइड्स के नाम दे दिए। अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शंस देखते हैं, मैं आपको सिर्फ 3 ही के बारे में बताऊंगा। फंक्शन का नाम है सबसे पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ये थीटा का फंक्शन, आप इसको अगर x से रिप्रेजेंट करते तो साइन थीटा की जगह आप साइन x बोल सकते थे, कॉस थीटा की जगह कॉस x बोल सकते थे, टेन थीटा की जगह टेन x बोल सकते थे। फिर हम लोगों ने इस साइन थीटा या साइन x को डिफाइन कैसे किया,
इसकी डेफिनेशन दी हम लोगों ने साइन थीटा की। अच्छा, इसको हाइट नहीं बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, मेरी गलती, इसको परपेंडिकुलर नाम दिया। अपोजिट वाले का नाम परपेंडिकुलर है, हाइट नहीं। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का नाम क्या होता है? अपोजिट। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। इस साइड और इस साइड का जो रेशियो है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, वो सिर्फ इस एंगल पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोगों ने साइन एक्स को डिफाइन किया अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम cos थीटा या cos x को डिफाइन करने जाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा वैसे तो आप बोल सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा, या फिर आप अपोजिट बाय बेस भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस भी कह सकते हो। तो tan x हो गया आपका p बाय b। ये तीन हम लोगों ने डेफिनेशन दिए। एक बार और लिख दे रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा का है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप बोलोगे सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे याद ही नहीं रहेंगे ये नंबर्स, ये वैल्यूज, किसका क्या मतलब है। तो देखो, याद तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, फिलहाल मैं शुरुआत में सिर्फ थोड़ी हेल्प के लिए ये दे रहा हूं, ये चीज बता रहा हूं। आपको ये वैसे नींद में भी याद रहने चाहिए ये नंबर्स, ये डेफिनेशंस, बट फिलहाल आपकी हेल्प करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। इसको ऐसे याद रख लो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ऐसे लिखो। फिर उसके नीचे कैसे लिखेंगे ये चीज? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये तीनों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। डेफिनेशन बताने के लिए यहां पे हमें ट्रायंगल बनाना पड़ा, राइट एंगल ट्रायंगल, तब जाके हम इन चीजों को डिफाइन कर पाए। ये चीज आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे मैथ्स में, बहुत बड़ा ब्रांच है मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री। हम यहां पे बस बिल्कुल शॉर्ट में बस इसके नाम मेंशन करके आगे बढ़ जाए। एक चीज थोड़ी और याद रख लेते हैं, हमारे पास जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। वैसे तो इन एंगल्स के लिए आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सबकी वैल्यू याद रखनी चाहिए, पर मुझे अभी इस चैप्टर में सिर्फ टैन थीटा की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं सिर्फ टैन थीटा की वैल्यूज आपको बता रहा हूं। बहुत आसानी से याद हो जाएंगी टैन थीटा की वैल्यू इन एंगल्स के लिए। ये एंगल्स कैसे याद रखोगे? ये वो एंगल्स हैं जो आप ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंस्ट्रक्ट करते हो, जिन एंगल्स को ज्योमेट्री में आप सोचिए, खुद ही बताइए कौन से एंगल सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्ट करते हो? यही वाले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो tan 0 0 होता है, tan 30 1 बाय √3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है और tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है। मतलब ये 1 बाय 0 होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसको हम इस लेटे हुए 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ा। कितना बड़ा? उतना बड़ा जितना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आपके पास tan थीटा की अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यूज हैं, और आपको यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा की मैंने डेफिनेशन भी बताई है। प्लीज इन चीजों को याद रखिएगा, आगे बहुत यूज होगा।